So students, in the last video we understood the definition of the market, and we also understood how the market are classified on the different basis. For example, on the basis of place, on the basis of time, on the basis of competition. And in that competition we also understood one of the type of the market, that is perfect competition, and the features of perfect competition market. Okay, we also understood how the price of a particular product is determined in that परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कैसे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं और उस इक्विलिब्रियम प्राइस पे उस प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू अंडरस्टूड द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ओके, कि कौन कौन से टाइप होते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में. सो द फर्स्ट टाइप इज मोनोपोली मार्केट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोनोपोली मार्केट? ओके, इन द ग्रीक, इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रीक, मोनो मतलब होता है सिंगल और पोली मीन्स सेलर. तो जब एक ही सेलर पूरे मार्केट में एक गुड्स सेल कर रहा है तो उसको कहते हैं मोनोपोली. जब पूरे मार्केट पे एक ही सेलर का डोमिनेंस है कि एक ही सेलर पूरे मार्केट में अपना एक गुड्स बेच सकता है तो उसको कहते हैं मोनोपोली मार्केट. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें, इफ वी डिसाइड दैट वी वांट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमको ट्रैवल करने का. ओके, एंड वी डिसाइड दैट वी विल टेक द रूट ऑफ बाय ट्रेन, कि हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करेंगे. तो अभी हमारे दिमाग में कौन सी ट्रेन आती है? कुछ आते हैं क्या? इंडियन रेलवेज. तो रेलवे की लाइन में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इंडियन रेलवे मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही सब कुछ चलता है. ओके, सो ये इंडियन रेलवेज की मोनोपोली है. ओके, कि एक ही सेलर, सिर्फ हम लोग उससे ही टिकट खरीद सकते हैं, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट से. ओके, सो अकॉर्डिंग टू E.H. चेम्बरलिन, एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने क्या कहा है, मोनोपोली का डेफिनेशन कैसे दिया है. मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म विच हैज़ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. मतलब एक ही सेलर है पूरे मार्केट में जो अपना गुड सप्लाई कर रहा है और उसी के पास कंट्रोल है गुड सप्लाई करने का. जब वो अकेला सेलर है तो वो अपने आप से डिसाइड करता है कि उसको कितना सप्लाई करने का प्रोडक्ट में. ओके, एंड विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट मतलब अगर मैं ये प्रोडक्ट नहीं मिला तो मैं इसके बदले इससे भी काम चला सकता हूँ. लेकिन जब सेलर ही एक ही है और उसके पास अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट पूरे मार्केट में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. तो therefore it has no close substitute. Now there are certain features also of the monopoly market. The first feature is about single seller. तो ये तो हम लोग ने नाम में ही पढ़ लिया, मोनोपोली का मीनिंग ही होता है सिंगल सेलर. देयरफॉर द फर्स्ट फीचर इज दैट द सेलर इन दैट मार्केट एंजॉयज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट. ओके, देयर इज नो कंपटीशन. जब सेलर ही एक है तो कंपटीशन तो मार्केट में होगा ही नहीं. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट अबाउट देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. मतलब जो भी प्रोडक्ट सेलर मोनोपोली मार्केट में बेच रहा है उसका सब्स्टिट्यूट मतलब इस प्रोडक्ट के अलावा कंज्यूमर कोई और प्रोडक्ट पे जा ही नहीं सकता. और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज देयर इज सिंगल सेलर इन अ मार्केट. जब सेलर ही एक ही है तो जो भी प्रोडक्ट वो बेचेगा कंज्यूमर को तो वो खरीदना ही पड़ेगा. अगर वो नहीं खरीदा तो मत ले, क्योंकि इसके अलावा तुझे दूसरा कुछ मार्केट में मिलेगा ही नहीं. देयरफॉर देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट विच इज सोल्ड बाय मोनोपोलिस्ट मार्केट. ठीक है ना. और देर इज ऑल्सो वन मोर पॉइंट, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हीज प्रोडक्ट इज आइदर जीरो और नेगेटिव. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स अगर मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर नहीं करे, इफ सपोज आई एम अ सेलर एंड द कंज्यूमर इज नॉट परचेजिंग माई गुड्स, जो भी मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ खरीदने के लिए, तो क्या कितने चांसेस है कि वो मेरा प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा, मतलब सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएगा. तो इस मार्केट में ऐसे चांसेस है जीरो. क्यों जीरो? बिकॉज आई एम अ सिंगल सेलर एंड ओनली द कंज्यूमर वही प्रोडक्ट परचेस करेगा जो मैं ऑफर कर रहा हूँ. ओके, कंज्यूमर भी ओनली परचेस दोज प्रोडक्ट विच आई एम ऑफरिंग बिकॉज आई एम द सिंगल सेलर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द होल मार्केट. तो इसका मतलब था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो. थर्ड इज बैरियर्स टू एंट्री. मतलब कोई भी ऐसे मार्केट, मोनोपोली मार्केट में कोई भी ऐसे आके अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकते. ठीक है, देयर आर सर्टेन बैरियर्स, सर्टेन ऑब्स्टिकल विच वन हैज टू फेस इफ ही वांट्स टू कम इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, दैट मोनोपोली मार्केट, एंड वांट्स टू एस्टेब्लिश देयर ओन बिजनेस. ऐसे कोई भी, तभी तो इसके लिए इसका नाम दिया गया सिंगल सेलर. कोई भी आसानी से ये मोनोपोली मार्केट में आके अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकता. देयरफॉर देयर आर सर्टेन बैरियर्स टू एंट्री एंड दैट दोज बैरियर्स मे बी ड्यू टू लीगल प्रॉब्लम्स, ड्यू टू नेचुरल प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, देयर आर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. उनकी वजह से इजीली आप लोग आके ये बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो. Next point is complete control over the market supply. Of course, when the seller is single, he will obviously have the control over the entire supply of the product in the market. वो अपने हिसाब से प्राइस लगाएगा अपने कंज्यूमर को बेचने के लिए. ओके, फिफ्थ इज प्राइस मेकर. इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस पॉइंट. जब वो सिंगल सेलर है
जब सिंगल सेलर है तो सप्लाई भी खुद से करेगा, और सप्लाई कब वो करेगा, जब उसको प्राइस ज़्यादा मिलेगा. ओके, देयरफॉर ही इज अ प्राइस मेकर एंड नॉट अ प्राइस टेकर. फॉर एग्जांपल, इन द लास्ट वीडियो वी हैव अंडरस्टूड दैट द सेलर इन द परफेक्ट competition market is a price taker, but the seller in the monopoly market is a price maker. He will decide his own supply schedule. He will decide at what price he wants to sell a particular commodity, and therefore he is a price maker. Sixth point speaks about the price discrimination. Okay, so when he is a single seller in the whole market, when a monopolist is a single seller in the whole market, he can charge different prices from the different consumer at per his own will. ठीक है ना, खुद के मन के हिसाब से कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकता है, एंड द कंज्यूमर हैज़ टू परचेज दैट प्रोडक्ट. हमको तो कुछ भी करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अगर वो चावल बेच रहा है, राइस, एक कंज्यूमर से वो 100 रुपये ले रहा है, दूसरे कंज्यूमर से 200 रुपये ले रहा है, तो जिससे वो 200 ले रहा है उसको भी वो खरीदना ही पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ सिंगल सेलर, तो खाना खाने के लिए वो तो लेना ही पड़ेगा. एंड सेकंड ऑफ ऑल, हम इसको खरीदेंगे नहीं, अगर हम इससे खरीदेंगे नहीं तो हम किसी और के पास भी तो जा नहीं सकते, बिकॉज ही इज़ अ सिंगल सेलर. देयरफॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. ओके, and seventh point is no distinction between the firm and the industry. Okay, what is firm मतलब जो goods बेचते हैं, मतलब retail industry, and industry means जो goods बनाते हैं, मतलब जो manufacture goods करते हैं उसको industry बोलते हैं, जो goods बेचते हैं उसको कहते हैं firm. Okay, since in monopoly market firm ही industry होते हैं. कैसे? क्योंकि जो goods बनाता है वो खुद अकेला ही goods बेचता है और किसी को वो involve ही नहीं करता ये पूरे process में. Okay, so therefore a monopolist is a sole seller and the producer of the product. A monopoly firm itself is an industry. Okay, so this was the features of the monopoly market. So the next we have the another concept, that is the types of monopoly. अभी हम लोग ने monopoly तो पढ़ लिया क्या होता है. Now we have to understood what are the different types of the monopoly that is available in the market. First is private monopoly. When a private body corporate, जब private company खुद का monopoly establish करती है उसको कहते हैं private monopoly. For example, टाटा ग्रुप हर एक चीज़ में बिजनेस इन्वेस्ट करके रखा है. कार ले लो, बाइक ले लो, ओके, सीमेंट ले लो, कपड़े की इंडस्ट्री ले लो, चश्मे की इंडस्ट्री ले लो, जूते की इंडस्ट्री ले लो, हर चीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है. हर प्रोडक्ट, हर ब्रांड में आप लोग को उसका इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा. देयरफॉर टाटा ग्रुप. Second is public monopoly. When the government of India or the government tries to establish a monopoly in a particular industry or in a particular commodity, it is called as a public monopoly. For example, Indian Railway. अगर हम लोग रेलवे सोचते हैं तो हम लोग को फटक से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंडियन रेलवेज ही याद आता है. तो जब गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल इंडियन पोस्ट ऑफिस, अगर हम लोग को कुछ डिलीवर पार्सल करना है तो पोस्ट ऑफिस, जो कि विच इज़ रन बाय और सपोर्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट. थर्ड इज़ लीगल मोनोपोली. लीगल मोनोपोली मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट मैंने बनाया है जिस पे मैंने अपने लीगल क्लेम्स कर लिए हैं, लीगल राइट्स मैंने क्लेम किए. फॉर एग्जांपल मैंने उसका कॉपीराइट बना के रखा है, ट्रेडमार्क लेके रखा है, ठीक है ना. इसकी वजह से जो भी मेरे कॉम्पिटिटर है वो उसको इमिटेट मतलब कॉपी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया है तो उसको कहते हैं लीगल मोनोपोली. जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसका डिज़ाइन, उसका ट्रेडमार्क, उसका ब्रांड नेम मेरे जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन लोग कॉपी नहीं करेंगे. तो और ये क्यों कॉपी नहीं करेंगे? बिकॉज आई हैव द लीगल क्लेम्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मेरे पास ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स है, ब्रांड नेम इश्यूज़ है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अमूल प्रोडक्ट, अगर अमूल प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे तो उसके एडवर्टाइजमेंट्स, उसके पैकेजिंग स्टाइल, उसके क्लेम्स, उसके नेम के स्टाइल कैसे लिखते हैं उन लोग, अभी वो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है. ओके, फोर्थ इज़ नेचुरल मोनोपोली. व्हाट इज़ नेचुरल मोनोपोली? नेचुरल मोनोपोली मतलब मुझे मोनोपोली बनाना नहीं था, मुझे मोनोपोली में बिजनेस नहीं करना था, बट इनडायरेक्टली मतलब नेचुरली कुछ ऐसा हो गया कि मैं सिंगल मोनोपोली में आ गया. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जो टी लीव्स है, चाय पत्ती, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही सबसे अच्छे होते हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही होते हैं. सबसे अच्छे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही होते हैं. अभी क्यों? क्योंकि उनके क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसे हैं कि वो सिर्फ उधर ही उग सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही उगते हैं. उनके पास हिली रीजन है, उनके पास अच्छा रेनफॉल है, उनके पास वैसा सॉइल क्लाइमेट है कि जिनकी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही टी लीव्स उग सकते हैं. देयरफॉर दे हैव एस्टेब्लिश अ नेचुरल मोनोपोली. फॉर एग्जांपल व्हीट फ्रॉम पंजाब. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल मोनोपोली. सिंपल मोनोपोली मतलब मेरा मोनोपोली तो है, आई एम द सिंगल सेलर इन द मार्केट, बट मैं ऐसा कुछ इस पर घमंड नहीं करता कि आई एम द सिंगल सेलर. घमंड मतलब आई डू नॉट डू द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. जैसे कि हम लोग ने एक फीचर पढ़ा दैट मोस्ट ऑफ द सेलर इन द मोनोपोली मार्केट डू द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. वो अलग अलग लोगों से अलग अलग दामें वसूलते हैं. बट सिंपल मोनोपोली में जो भी मोनोपोली सेलर है, मोनोपोलिस्ट है, वो सिंगल प्राइस ही सबसे लेता है, मतलब वो किसी से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है.
एंड द नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ अ मोनोपोली इज अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. जब एक मोनोपोली में मतलब सिंपल मोनोपोली में एक ही प्राइस लेता है, तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलीज में वो अलग अलग टाइप के प्राइजेस सबसे लेता है. इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली अ फर्म मतलब जो भी सेलर है चार्जेस डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट बायर्स. ठीक है ना, ऑफ द सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइस है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर, अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते तो उसका पर्टिकुलर मेनू नहीं रहते डॉक्टर का कि मैं इतना प्राइस ही लूंगा. वो अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइजेस लेता है. ठीक है ना, चार्जेस लेता है. एंड द लास्ट टाइप ऑफ मोनोपोली इज अ वॉलंटरी मोनोपोली. अभी वॉलंटरी क्या होता है? वॉलंटरी मतलब खुद से. ओके ना, तो ये क्या होता है? व्हेन देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. कट थ्रोट मतलब बहुत एकदम गला काट कॉम्पिटिशन चालू है मार्केट में. ओके, तो कुछ लोग क्या करते हैं, साथ में आते हैं और बोलते हैं कि चलो हम लोग साथ में एक कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं और वो सिंगल कंपनी वो प्रोडक्ट बनाएगी. तो ये मोनोपोली तो एस्टेब्लिश हो गया क्योंकि अभी वो एक ही कंपनी है और वही कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है. लेकिन वो जो भी कंपनी है उसके अंदर तो 3-4 लोगों के हिस्से. ओके, सो जब ऐसा होता है तो उसको कहते हैं वॉलंटरी. खुद से 3-4 लोग आए और एक कंपनी फॉर्म किए जो कि मोनोपोली रहेगी पूरे मार्केट में. तो इससे प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, कंपटीशन कम हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ओपेक मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज फाउंडेड इन इराक एंड विच इज़ नाउ हेडक्वार्टर्ड इन ऑस्ट्रिया. तो इसके अंदर 13 नेशन के मेंबर्स है. ठीक है ना, 13 कंपनी 13 अलग अलग देशों की कंपनी इसके अंदर मेंबर है. और इन लोग का काम क्या है? जो भी पूरे दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पेट्रोल के प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो इनके अंडर से होते हैं. ओके, तो अभी इन लोग के जो भी अलग अलग कंट्री थे पूरे वर्ल्ड में जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन करते थे फॉर द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल, तो अभी उन लोग ने क्या बोला, चलो हम लोग साथ में आके एक ही कंपनी क्यों ना फॉर्म करते हैं ओपेक नाम से. तो उन लोग ने एक ही कंपनी फॉर्म किया जिसकी वजह से उनके कंपटीशन बढ़ गया और उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए. ओके, now the next concept or the next market is about the oligopoly market. Now what is the meaning of oligopoly? In Greek, oligo means few, मतलब कुछ, और poly means seller. तो जब कुछ seller market में, when there are few sellers selling the product in a market, it is termed as oligopoly market. Okay, the sellers may be selling a homogeneous product, मतलब सेम ही सब लोग जो भी sellers है मार्केट में वो सब सेम प्रोडक्ट ही बेच सकते हैं. और दे में भी सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब सब अलग अलग बेच सकते हैं. अभी एग्जाम्पल कौन से? फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, मोबाइल इंडस्ट्री, तो जब हम लोग दिमाग में सोचते कि कितने सारे कंपनीज है मोबाइल के, तो ऐसे 5-6 ही नाम याद आते हैं. ओके, मतलब ऐसे इतने नंबर ही कि हम लोग हाथ में गिन सकते हैं, इतने ही कंपनी मोबाइल के. ओके, सो इसको कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट व्हेन देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ द. अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के भी कुछ ही सेलर्स है जो बेचते हैं. ओके, तो ये सब ऐसे सेलर्स रहते हैं जिनको हम लोग हाथ पे गिन सकते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग ओलिगोपोली मार्केट. ओके, सो देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ द ओलिगोपोली मार्केट ऑल्सो. फर्स्ट है फ्यू फर्म्स और सेलर्स. तो मीनिंग ही वही है, ओलिगोपोली का मतलब ही होता है फ्यू सेलर्स. सो फर्स्ट फीचर इज अ फ्यू सेलर्स. सो देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स इन द मार्केट विच हैव कंप्लीट डोमिनेंट ओवर द मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड सप्लाई. ठीक है ना, तो ऐसे फ्यू फर्म्स और फ्यू सेलर ही रहते हैं अंडर द ओलिगोपोली मार्केट जिनके पास पूरा कंट्रोल रहता है प्राइस का, प्रोडक्ट का, सप्लाई का. ओके, सो नाउ द सेकेंड इज इंटरडिपेंडेंस. तो जो भी कंपनी, एनी कंपनी विच इज़ ऑपरेटिंग इन द ओलिगोपोली मार्केट हैज़ टू बी वेरी कॉशियस. उसको बहुत सावधानी से अपने मूव्स लेने चाहिए. क्यों? क्योंकि एवरी फर्म और एवरी मूव ऑफ अ राइवल फर्म इज़ इंटरडिपेंडेंट ऑन सम अदर फर्म. मतलब क्या होता है इसका? मतलब जो भी मेरे राइवल फर्म स्टेप लेगी उसी के दम पे मैं अपने कंपनी का स्टेप लूँगा. फॉर एग्जांपल हम लोग 2 कंपनी है, ठीक है ना, दोनों हम लोग नूडल्स इंडस्ट्री के बिजनेस में, ठीक है ना, और समझो हम लोग दोनों 15-15 रुपये पे अपने नूडल्स बेचते. तो अगर मेरी राइवल फर्म ने 15 रुपये के नूडल्स को 12 रुपये पे कर दिया बेचने के लिए, क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा. ओके, तो उसने सामने वाली कंपनी ने 15 रुपये के नूडल्स को 12 रुपये पे बेचना चालू किया. तो मैं अपने 15 रुपये के नूडल्स को और कम लेके जाऊँगा, मतलब मैं 10 रुपये पे बेचने चालू कर दूंगा. क्यों? क्योंकि अगर उसने अपना प्राइस कम किया तो मैं उससे भी ज़्यादा कम करूँगा. एंड व्हेन आई विल लोअर माई प्राइस मोर, तो मेरा डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगा. देयरफॉर द मूव्स ऑफ द राइवल फर्म प्लेज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल. देयरफॉर ऑल द फर्म्स inside this oligopoly market is interdependent to each other. ठीक है ना. Now the third point is advertising. Advertising plays a very crucial role, a very important role in oligopoly market, because with the help of advertisement, a firm or the company operating in a oligopoly market can capture or can seize a large number of market share. क्या होता है? ओलिगोपोली जो है वो बहुत सारे एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैसे रहते हैं, वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं.
ठीक है ना। एंड व्हेन दे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उन लोग बहुत अपना मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं, मतलब अभी वो बहुत सारे लोग उनके प्रोडक्ट को डिमांड करने लगते हैं मार्केट में। ओके, देयरफॉर एडवर्टाइजिंग प्लेज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल। फोर्थ पॉइंट इज एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर्स क्या होते हैं, मतलब जो भी जिनको भी इस मार्केट में आने का है, ओलिगोपॉली मार्केट में आने का है और अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का है, तो क्या उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू ऑब्टेन द लाइसेंस, दे हैव टू कंडक्ट सर्टेन गवर्नमेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, पेटेंट्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, दे हैव टू कंप्लीट द सर्टेन गवर्नमेंट प्रोसीजर। ओके, तो ये सब उनको एंट्री के टाइम पे बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब एग्जिट करते हैं, मतलब अगर उन लोग को ये मार्केट छोड़ के जाने का है, तो इतने प्रॉब्लम्स फेस करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कभी भी अपनी दुकान अपने शटर डाउन करके जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब देर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द मार्केट। कोई कंपनी बड़ी रहती है, कोई कंपनी छोटी रहती है। ऑल द फर्म्स इनसाइड द ओलिगोपोली मार्केट डिफर ऑन द टर्म्स ऑफ साइज, कोई बड़ा होता है कोई छोटा रहता है, उसको बोला लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एंड सिक्स्थ इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ पक्का नहीं है इस ओलिगोपोली मार्केट का। देयर इज अ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर के बिहेवियर है, बिहेवियर पैटर्न ही चेंज होते रहते, कभी वो ये डिमांड को प्रोडक्ट करते, कभी वो डिमांड को प्रोडक्ट करते, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम कंपनी भी कभी कभी अनसर्टेन रहती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैनी अ टाइम्स जो भी कंपनी एक दूसरे से ही कॉम्पीट करती है मार्केट में, वो साथ में आके हाथ जॉइन कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड दे में जॉइन हैंड्स, मतलब मिलकर एक नया कंपनी बनाते। फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट नो, तो ओप्पो और वीवो ये दोनों एक ही कंपनी के, ठीक है ना। ओप्पो और वीवो दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है, वे तो बस ब्रांड नेम उनके अलग अलग है। ओप्पो और वीवो ब्रांड नेम है, कंपनी उनकी एक ही है, चाइनीज़ कंपनी। ओके, सो हम लोग को लगता है एज अ कंज्यूमर, हम लोग को लगता है अरे मैंने तो ओप्पो का फ़ोन बेच के वीवो का फ़ोन लिया, या वीवो का बेच के ओप्पो फ़ोन लिया, बट कंपनी तो एक ही है, पैसा तो एक ही के पास जाने वाला है। ओके, so there are certain uncertainty element that is available in the oligopoly market on both the part from the part of the competitor also, and from the parts of the consumer also. Now the next type of market is a monopolistic market. अभी monopolistic market क्या होता है? If you remember, perfect competition means there are large number of buyer and large number of seller, ठीक है ना। याद करो भाजी मार्केट। ओके, जब ठीक है ना, तो monopolistic market means comparatively from perfect competition the number of buyers and number of seller is quite less, जिसमें कम हो जाते, ठीक है ना। few नहीं, ओलिगोपोली जैसे नहीं, बट परफेक्ट कंपटीशन से तो नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स कम रहते हैं, उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अपने एरिया के मार्केट को अभी याद करो, ठीक है ना। अभी वो स्टेशन वाला मार्केट को छोड़ दो जो हम लोग ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन के टाइम पे देखा था, अपने एरिया के छोटे से मार्केट को याद करो कैसे लगते हैं, उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इन विच देर आर फ्यू नंबर ऑफ बायर, क्वाइट few number of buyers and quite few number of sellers, लेकिन ओलिगोपोली से ज़्यादा रहते। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन बाय चेम्बरलेन, मोनोपोलिस्टिक competition refers to a competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitute। मतलब ठीक है ना, perfect competition से कम सेलर रहते हैं, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो गुड्स बेच रहे जो कि क्लोज है, लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मतलब क्या, ये प्रोडक्ट नहीं तो मैं उसके बदले ये लिख देता हूँ, तो वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब ब्लू पेन के जगह पे ब्लैक पेन एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। ब्लू पेन अगर मेरे को नहीं मिल रहा है तो मैं पेंसिल ले लूँगा, ये था क्लोज सब्सटीट्यूट का एग्जाम्पल। ओके, तो देर आर सेलर्स हु आर सेलिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट, एंड देर आर ऑल्सो सर्टेन फीचर्स ऑफ monopolistic market. First is fairly large number of sellers. So in the monopolistic competition the number of seller is large, but compared to perfect competition the number of seller is quite small or quite less. ये था first point. The second point is fairly large number of buyers. So now if we compare to perfect competition, so the number of buyers in a monopolistic competition is quite less, but compared to other different market तो number of sellers ज़्यादा ही है, तो fairly large number of seller है। and no single buyer can influence the price of a product by changing his individual demand। इसका मतलब होता है कि जो भी individual demand है, अगर मैं एक individual consumer हूँ तो मैं खुद जाके ऐसा नहीं बोलूँगा, अगर 20 का प्रोडक्ट है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 15 का दे दो। क्यों? क्योंकि मार्केट में बायर तो बहुत ज़्यादा है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं चलो जाओ जाओ आगे जाओ, कि मैं 20 का चीज़ 15 में क्यों बेचूं जब ज़्यादा बायर है मेरे सामने, तो क्योंकि उन लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ओके, सो बायर कैन नॉट डिमांड डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी।
Now the third point is product differentiation. This is quite an important point for from the point of view of a monopolistic market. तो हम लोग ने definition में पढ़ा the all the product that is produced or that is sold in this monopolistic market is not a perfect but a close substitute. Therefore इससे हमें ये पता चलता है that all the products sold in this market are differentiated from each another. मतलब जो भी प्रोडक्ट हम लोग इस मार्केट में बिकते हुए देखेंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहते, अलग रहते, लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट रहते. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बात करें, ठीक है ना, मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो एक मेरे को मार्केट में दिख रहा है मिरिंडा है, दूसरा है माजा, ठीक है ना. मिरिंडा अभी ऑरेंज फ्लेवर का है, माजा है मैंगो फ्लेवर का. तो दोनों कोल्ड ड्रिंक का काम तो कर ही रहे, दोनों सब्सटीट्यूट है. अगर मेरे को ये ठंडा नहीं मिला तो उससे तो ठंडा मिल ही जाएगा, बट दोनों रिलेटेड है क्या? नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता फैंटा और मिरिंडा का, तो ये दोनों क्लोज सब्सटीट्यूट है, ठीक है ना. ये दोनों परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, दोनों ऑरेंज फ्लेवर ही है, दोनों अलग अलग. एक पेप्सी प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरा कोको कोला प्रोड्यूस करता है, लेकिन दोनों क्लोज सब्सटीट्यूट. लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट माजा एंड मिरिंडा, तो एक ऑरेंज फ्लेवर का टेस्ट देता है मुझे और एक मैंगो फ्लेवर का टेस्ट देता है. देयरफॉर दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट बट नॉट अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट. एंड इधर दे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम्स. डिफरेंशिएशन कैसे हो सकते हैं प्रोडक्ट्स में? बाय द ब्रांड नेम्स, बाय द पैकिंग स्टाइल, बाय द शेप, क्वालिटी, कवर, डिज़ाइन, कलर, ये सब चीज़ की वजह से एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो सकते हैं. एंड इससे ये देयर इज ऑल्सो दैट the means that the product of a firm based find close substitute and its cross elasticity of demand is very high. ठीक है ना. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था? क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब जब हम लोग ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो इसके अलावा मैं कुछ और प्रोडक्ट मार्केट में लूँगा, ठीक है ना. इसके कितने चांसेस रहते हैं? तो इसके चांसेस बहुत हाई है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में. क्यों? क्योंकि भले ही क्लोज सब्सटीट्यूट परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट तो है. एंड क्लोज सब्सटीट्यूट है तो मैं इसके बदले वो चीज़ ले सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो कोल्ड ड्रिंक के ही, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हैंडसेट, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, ठीक है ना. Now the next point is about free entry and exit. Anybody can enter the monopolistic market whenever they are finding more profit in the market, and anybody can leave the market when they are facing the losses. कोई भी आ सकता है, बिजनेस अपना सेटअप कर सकता है, when they are finding losses in the market वो बिजनेस को बंद कर सके जा सकता है. Fifth point is about the selling cost. What is selling cost? The cost which is incurred to increase the demand of the product, उसको कहते हैं selling cost. For example, advertisement, ठीक है ना. ये एक बहुत ही peculiar feature है, बहुत ही important feature है. जब भी seller अपने goods का डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ खर्चे करते हैं मार्केट में टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल, उसको कहते हैं हम लोग सेलिंग कॉस्ट. फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं हम लोग टेलीविज़न पे, होल्डिंग्स मतलब बैनर लगाते हैं हम लोग, एग्जीबिशंस करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, फ्री सैंपल बांटते हैं. जब भी हम लोग ऐसे सब खर्चे करते हैं अपने गुड्स को और प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो ये सब जो भी खर्चे रहते हैं इसको कहते हैं सेलिंग कॉस्ट, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट इज क्लोज सब्सटीट्यूट. तो हम लोग ने पढ़ा जो भी एनी गुड्स विच इज सोल्ड इन दिस मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज नॉट अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट बट अ क्लोज सब्सटीट्यूट. देयरफॉर ऑल द गुड्स दैट आर सोल्ड इन दिस मार्केट आर हैव अ क्लोज सब्सटीट्यूट टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स, साबुन बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं, सबका एक ही जैसे फ्लेवर रखे साबुन नहीं रहते, लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट है. नहाना तो सबसे ही है. ओके. नाउ सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप क्या है? तो चेम्बरलिन ने इंट्रोड्यूस किया था. चेम्बरलिन वाज द वन हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. वो क्या बोलते हैं, जब सभी इंडस्ट्री जितने भी लोग एक गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक ही जैसा गुड्स बनाते हैं, सब्सटीट्यूट ही है सभी लोग एक दूसरे के, ठीक है ना, वेदर परफेक्ट और नॉट, लेकिन सब्सटीट्यूट तो है एक ही दूसरे के. जो जब सभी लोग एक ही सब्सटीट्यूट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्यों ना इनको एक ही ग्रुप के अंडर रखा जाए, ठीक है ना. अ ग्रुप मीन्स अ नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है ना. भले ही सब लोग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं. फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग मेडिसिन्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा. तो भले ही उन लोग अलग अलग प्रोड्यूस क्यों ना कर रहे हैं लेकिन एक ही तरह के गुड्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इसे था concept of group. By this the entire chapter of forms of market is covered. Okay, I hope you have understood every single concept and any doubt of your will be entertained. Thank you very much.